नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। ये है हमारा एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन का सेट नंबर 12 और डेली हम यहाँ पर 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट मस्ट सॉल्व क्वेश्चंस करते हैं। यहाँ पर कुछ ऐसे कंसेप्ट जो लगभग हर एग्जाम में रिपीट होते हैं, बार बार आते हैं और यही मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी हैं। आप अपने आप को टेस्ट भी करें कि इन 10 क्वेश्चंस में से आपको कितने आते हैं और अगर हो सके तो अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में बताएं भी। चैनल बहुत ऑब्वियस सी बात है, बार बार रिपीट करता है तो मैं, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लो। और अगर आपको ये क्वेश्चंस टेक्स्ट फॉर्मेट में चाहिए तो इन्हें मैं डेली अपने व्हाट्सअप चैनल पर पब्लिश करता हूँ, वहाँ पर ये आपको मिल सकते हैं। तो चलिए सेट नंबर 12 की बात करते हैं। 10 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने। पहला ये रहा, द लेस यू वरी अबाउट थिंग्स द मोर हैप्पियर यू बिकम। पैरेललिज्म का कंसेप्ट है, एडजेक्टिव का टॉपिक होता है। एडजेक्टिव का टॉपिक के अंदर आता है पैरेललिज्म कि अगर आप कोई भी दो सेंटेंसेस की बात कर रहे हैं और दोनों में कोई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बात करते हैं तो दोनों ही सेंटेंस की शुरुआत आर्टिकल दा से होती है और उनके बाद में हम कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव यूज करते हैं, बिगर, बेटर, लार्जर, फास्टर, ईजियर, ऐसा कुछ। इसलिए बोलते हैं कोई काम अगर मुझे दिया है और मैं बोलूँ कब तक करना, और कोई बोले जितना जल्दी कर दोगे उतना अच्छा है, तो जितना जल्दी उतना अच्छा, तो हम बोलते हैं द सूनर द बेटर। यहाँ पर भी देखो आर्टिकल दा से शुरू कर रहे हैं, उसके बाद लेस लिखा है, लेस कंपैरेटिव डिग्री है, ध्यान रखिएगा। ऐसे ही यहाँ पर आर्टिकल दा लगा दिया और आगे कंपैरेटिव डिग्री, बस इस कंपैरेटिव में गलती कर दी, जब ER लगा के कंपैरेटिव कर ही दिया तो फिर मोर लगाने की क्या जरूरत थी। ER और मोर एक साथ नहीं आएंगे, हैप्पियर आ गया, मोर नहीं आ सकता, सी पार्ट में करेक्शन करेंगे। मोर हैप्पियर, मोर वाइजर, मोर सूनर, मोर कूलर, मोर बेटर, ये कभी नहीं होता। ER फॉर्म लगाने के बाद मोर की जरूरत नहीं है। और ऐसे ही अगर कहीं पर EST लगा दिया सुपरलेटिव लगाने के लिए तो उसके बाद मोस्ट नहीं आ सकता। इसका मतलब मोस्ट ब्राइटेस्ट, मोस्ट हैप्पीएस्ट, ऐसा कहीं नहीं हो सकता, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हमने पार्ट सी में एरर निकाली है, समझ में आ गई होगी। आगे चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, नॉट अंटिल आई मेट हर आई रियलाइज्ड हाउ इंटेलिजेंट एंड विटी शी एक्चुअली वॉज। नॉट अंटिल एक बहुत ही कॉमन सा कंसेप्ट होता है कि दो डबल नेगेटिव वर्ड एक साथ नहीं आते। ये कंसेप्ट हमारी लास्ट की 1-2 वीडियो में शायद आया भी है। नॉट अंटिल को देख करके बहुत सारे बच्चे यहीं पर एरर निकाल देते हैं, सर नॉट भी नेगेटिव है, अंटिल भी नेगेटिव है, डबल नेगेटिव एक साथ नहीं आता, इसलिए यहाँ पर गलती है। यहाँ पर कोई गलती नहीं है। नॉट अंटिल के अंदर मैंने पहले भी डिस्कस किया था, अभी बता रहा हूँ। नॉट अंटिल का कंसेप्ट है कि नॉट अंटिल से अगर आपने कोई सेंटेंस शुरू किया तो इसके बाद एक सिंपल सेंटेंस लिखा जाएगा। सिंपल सेंटेंस का मतलब क्या होता है भाई? सिंपल सेंटेंस का मतलब होता है कि आपके सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट से होगी, उसके बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब या वर्ब, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट। वो यहाँ पर किया भी आपने, नॉट अंटिल से शुरुआत किया, उसके बाद क्या लिखा है, आई मेट हर, ये एक सिंपल सेंटेंस हो गया। इसके बाद कंसेप्ट था कि इस सिंपल सेंटेंस के आने के बाद यहाँ पर एक इन्वर्टेड सेंटेंस होगा। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर एक इन्वर्टेड सेंटेंस होगा। भैया इन्वर्टेड सेंटेंस का क्या मतलब है? शायद मैंने अपनी पिछले कुछ लेक्चर्स में इन्वर्जन की बात की है बार बार। इन्वर्जन जहाँ पर यूज होता है उसी को इन्वर्टेड सेंटेंस बोलते हैं। तो इन्वर्जन क्या होता है? जहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले लिख दी जाती है, इसे इन्वर्जन कहा जाता है। वर्ब बाद में आएगी, हेल्पिंग वर्ब पहले है, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगी। तो ये स्ट्रक्चर है भैया, और बहुत महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर है। नॉट अंटिल का ध्यान से देख लो। और इस स्ट्रक्चर के हिसाब से जब हम यहाँ पर देखेंगे, नॉट अंटिल के बाद में आई मेट हर लिखा है, ये तो सही लिखा है, लेकिन यहाँ पर भी आई रियलाइज्ड लिख दिया, इसमें गलती है। इसमें इन्वर्जन बनाना पड़ेगा। और इन्वर्जन कैसे बनेगा? हेल्पिंग वर्ब चाहिए। हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? यहाँ तो कोई हेल्पिंग वर्ब लिखी नहीं है ना आई रियलाइज के अंदर, तो टेंस के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब होगी डिड। तो यहाँ पर पहले लिखोगे डिड, उसके बाद लिखोगे सब्जेक्ट, उसके बाद लिखोगे वर्ब, वर्ब हो जाएगी रियलाइज, क्योंकि डिड के साथ वर्ब क्या आती है? फर्स्ट फॉर्म। नॉट अंटिल आई मेट हर डिड आई रियलाइज, ये बी पार्ट में चेंज किया, डिड आई रियलाइज हाउ इंटेलिजेंट एंड विटी शी एक्चुअली वाज। जब तक मैं उससे मिला नहीं था तब तक मुझे पता नहीं था कि वो कितनी ज़्यादा इंटेलिजेंट और विटी है। विटी मतलब हाजिर जवाब होता है। ठीक है जी, अभी समझ में आ गया होगा। नहीं आया हो तो ये स्ट्रक्चर अच्छे से देख लेना भैया, लिख लेना। ना समझ में आया तो कमेंट कर देना, मैं अगले सेशन में फिर ऐसा कोई क्वेश्चन इंक्लूड कर लूँगा। चलो अभी के लिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आई सजेस्टेड हर, मैंने उसे सजेस्ट किया कि शी शुड सबमिट द फाइल्स बिफोर द वीकेंड एंड्स। बहुत ही सिंपल सा सवाल है, ध्यान से देखो। आई सजेस्टेड लिखा है, डायरेक्टली प्रीपोजिशन का सवाल है। जब मैंने पिछली बार दिया था तब भी मैंने ऐसा ही एग्जाम्पल दिया था। अगर मैंने कहा आई सेड हर तो, और मैं पूछूं क्या ये सही है आई सेड हर, तो आप में से बहुत सारे लोग तुरंत बता दोगे सर आई सेड हर नहीं होता, आई सेड टू हर होता है। सेड के साथ टू लगाते हैं अगर आगे कोई ऑब्जेक्ट लिखा हो तो। बिल्कुल सेम कंसेप्ट है भैया, सजेस्ट के साथ भी टू लगाते हैं। आई सजेस्टेड टू हर, यही रूल फॉलो होगा अगर यहाँ पर प्रपोज्ड भी लिखा है। आई प्रपोज्ड टू हर, सजेस्ट या प्रपोज या सेड तीनों के साथ टू का यूज करते हैं अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जोड़ना होता है। पार्ट ए में एरर है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। डू टेक योर अम्ब्रेला, अपना अम्ब्रेला ले लेना, इन केस इट विल रेन लेटर इन द इवनिंग। इन केस से कंडीशनल सेंटेंस बनता है, और जब भी कोई कंडीशनल सेंटेंस बनता है, इफ से भी बनता है, व्हेन का यूज करके भी बनता है, इन केस का यूज करके जैसे दिया हुआ है इससे भी बनता है, प्रोवाइडेड का यूज करके भी कंडीशनल सेंटेंस बनता है। इनसे जब कंडीशनल सेंटेंस बनता है तो इनके साथ में जो सेंटेंस लिखा जाता है, इस सेंटेंस में कोई भी फ्यूचर टेंस नहीं हो सकता। मतलब यहाँ पर कोई भी विल या शैल नहीं हो सकता, विल हट जाएगा, रेन के साथ एस लगा दोगे। इन केस इट रेन्स लेटर इन द इवनिंग, सी पार्ट में करेक्शन कर रहे हैं। ये सारे कंडीशनल वर्ड हैं और कंडीशनल वर्ड के साथ फ्यूचर टेंस नहीं आता। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। शी इज़ वन ऑफ दोज एक्ट्रेसेस, ये उन एक्ट्रेसेस में से एक है, हु हैज़ ऑलवेज इम्प्रेस्ड क्रिटिक्स। हु लिखा है,
रिलेटिव प्रोनाउन है हु, हमेशा अपने से पहले वाले नाउन के लिए होता है। यहाँ पर हु लिखा है एक्ट्रेसेस के लिए, तो हु के बाद जो लिखा जाएगा वो भी एक्ट्रेसेस के लिए होगा। एक्ट्रेसेस प्लूरल है तो हु के साथ हैज़ नहीं आ सकता, है हो जाएगा। रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा अपने से पहले लिखे हुए सब्जेक्ट के लिए होता है, पहले लिखे हुए नाउन के लिए होता है। तो हु से पहले एक्ट्रेसेस, तो हु के बाद भी एक्ट्रेसेस के हिसाब से प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए। बी पार्ट में करेक्शन है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। माई फ्रेंड अलोंग विद हिज कजन्स, अलोंग विद लिखा है भैया, डायरेक्ट सा सवाल है, बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, आगे भी बहुत बार आता रहेगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अलोंग विद का यूज करके जब भी हम दो सब्जेक्ट को जोड़ते हैं, दो सब्जेक्ट कौन है, इससे पहले ये सब्जेक्ट लिखा हुआ है, इसके बाद में ये सब्जेक्ट लिखा हुआ है कजन्स, पहले लिखा हुआ है माई फ्रेंड, बाद में लिखा है कजन्स। जब भी अलोंग विद का यूज करते हैं तो बाद वाले सब्जेक्ट के हिसाब से नहीं चलता, पहले वाले सब्जेक्ट की चलती है। बाद वाले सब्जेक्ट के हिसाब से सेंटेंस नहीं बनता। पहले फ्रेंड लिखा हुआ है, फ्रेंड सिंगुलर है, इसलिए सिंगुलर के हिसाब से आर नहीं आएगा, इज लिखा जाएगा। ये अलोंग विद का रूल है, या विद से बनने वाले सारे कंजंक्शन का रूल है कि बाद में जो लिखा है उसके हिसाब से सेंटेंस नहीं बनेगा, पहले जो लिखा है उसके लिए बनेगा। अलोंग विद, टुगेदर विद, एसोसिएटेड विद, एज वेल एज का भी यही रूल है। अगर यहाँ पर एज वेल एज भी लिखा होता ना तब भी यही रूल चलता। अगर यहाँ पर लिखा होता माई फ्रेंड एज वेल एज हिज कजन्स, तब भी यहाँ पर आर की जगह इज लगाना पड़ता। आई होप आई एम क्लियर। बी पार्ट में हमने ये करेक्शन किया है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। बीइंग ए हॉलीडे द चिल्ड्रन वेंट टू देयर ग्रैंड मदर्स हाउस। एक हॉलीडे होने की वजह से बच्चे अपने ग्रैंड मदर के हाउस पर चले गए। बीइंग के साथ का कंसेप्ट है, शायद मैंने पहले भी बताया हो, फिर से बता रहा हूँ कि बीइंग के साथ जो भी नाउन लिखा जाएगा, बीइंग ए हॉलीडे, बीइंग ए टीचर, बीइंग ए स्टूडेंट, बीइंग ए कॉम्पिटिटिव एस्पिरेंट, बीइंग ए मैन, बीइंग ए बॉय, बीइंग ए गर्ल, बीइंग ए वुमेन, बीइंग के साथ यहाँ पर कोई नाउन लिखा जाता है और एक इस नाउन के लिए एक प्रोनाउन चाहिए भैया, या तो इसके जस्ट बाद में लगा दो, और अगर बाद में जगह नहीं है, अगर यहाँ पर पॉसिबिलिटी नहीं है बाद में, तो फिर बीइंग से पहले लगा दो। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखो, बीइंग ए हॉलीडे, नाउन क्या है, नाउन है ये हॉलीडे। अब या तो इस हॉलीडे के लिए एक प्रोनाउन यहाँ पर लगा दें, आगे तो जगह ही नहीं है, लेकिन यहाँ तो चिल्ड्रन लिखा हुआ है, चिल्ड्रन वेंट टू, तो यहाँ पे तो नहीं आ सकता, पॉसिबिलिटी नहीं है। तो फिर क्या करो, तो इस हॉलीडे के लिए एक प्रोनाउन पहले लगा दो। पहले कहाँ पर लगा दो, बीइंग से पहले लगा दो। बीइंग से पहले क्या लगा देंगे, तो हॉलीडे के लिए प्रोनाउन होगा क्या, हॉलीडे के प्रोनाउन हो जाएगा इट। इट बीइंग अ हॉलीडे द चिल्ड्रन वेंट टू देयर ग्रैंडमदर्स हाउस। इस नाउन के लिए प्रोनाउन चाहिए, ठीक है। कहाँ चाहिए, या तो बीइंग से पहले लगा दो, तो बाद में लगाते, बाद में तो लिखा नहीं अभी, तो पहले लगा देंगे बीइंग, हॉलीडे के लिए, इट बीइंग अ हॉलीडे, टाइम के लिए इट का यूज करते हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। और ये स्ट्रक्चर भी हमने बहुत बार डिस्कस किया है, थर्ड कंडीशनल है, बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। मैं बार बार लेकर के आता हूँ ताकि आप ऐसी गलती ना करें कि इफ़ के साथ हम हैड का यूज़ करते हैं और हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं, और फिर अगले सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ हम वुड हैव का यूज़ करते हैं और वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। इसको हम थर्ड कंडीशनल बोलते हैं। बहुत बार मैं डिस्कस कर चुका हूँ, अब तो आपको भी याद हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर हैड लिखा जाता है। अब इस क्वेश्चन में क्या किया, इफ़ के साथ ही यहाँ पर वुड हैव लगा दिया। इफ़ के साथ वुड हैव कभी नहीं आता भैया, इफ़ के साथ तो हैड का यूज़ किया जाएगा। इफ़ आई हैड नोन अबाउट द डिले, अगर मुझे डिले के बारे में पता होता, मैंने टैक्सी या कैब कर ली होती। अगले पार्ट में वुड हैव लिखा है, कोई गलती नहीं है, बिल्कुल सही है। वहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी है, वो भी सही है। वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर भी लिखी है, वो भी सही है। बस यहाँ पर हैड लिखा जाएगा, वुड हैव इफ़ के साथ नहीं आ सकता। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। आई एम यूज्ड टू ड्राइव इन ट्रैफिक ड्यूरिंग पीक आवर्स। ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। यूज्ड टू के बाद में वैसे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, ये पास्ट की हैबिट को बताता है। आई यूज्ड टू डू दिस, आई यूज्ड टू गो देयर, आई यूज्ड टू प्ले। लेकिन यूज्ड टू के साथ में अगर कोई भी बी की फॉर्म आती है, बी, बीन, बीइंग या इज एम आर या वाज वर, कुछ भी अगर आता है, इज एम आर देखो यहाँ पर यूज्ड टू लिखा हुआ है और यूज्ड टू से पहले एम लिखा है, एम अपने आप में बी की फॉर्म है। या गेट की कोई फॉर्म आती है, गेट, गोट, गेटिंग, गेट्स कुछ आता है। या बिकम की कोई फॉर्म आती है, बिकम, बिकेम, बिकमिंग कुछ आता है। तो फिर यूज टू के बाद में फर्स्ट फॉर्म नहीं लगानी, आईएनजी फॉर्म लगानी है। तो यहाँ पे जो ड्राइव लिखा हुआ है, ये ड्राइव गलत है। इस ड्राइव को हटा करके यहाँ पर आईएनजी फॉर्म आएगा और हम यहाँ पर बनाएंगे ड्राइविंग। आई एम यूज टू ड्राइविंग इन ट्रैफिक ड्यूरिंग पीक आवर्स। क्लियर है भैया। अगले पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। और क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, दे लेफ्ट द प्लेस विदाउट टू इन्फॉर्म। उन्होंने जगह छोड़ दी बिना सीनियर्स को कुछ भी इन्फॉर्म किए। विदाउट एक प्रीपोजिशन है भैया, और रूल है कि प्रीपोजिशन के साथ में हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। किसी भी प्रीपोजिशन के बाद में 2 + V1 नहीं आता। आपको लगेगा सर 2 के साथ तो फर्स्ट फॉर्म आती है। हाँ भाई, 2 के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन प्रीपोजिशन विदाउट है, विदाउट के बाद तो 2 नहीं आता ना, तो यहाँ पर इन्फॉर्म भी नहीं आएगा। तो क्या हो जाएगा, 2 हट जाएगा, इन्फॉर्म भी हट जाएगा, उसकी जगह पर विदाउट इन्फॉर्मिंग हो जाएगा। क्योंकि विदाउट प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद में हमेशा कोई भी वर्ब आती है तो आईएनजी फॉर्म आती है हमेशा। तो ये सारा करेक्शन हो रहा है बी पार्ट के अंदर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये थे हमारे आज के 10 सवाल। अगर आपको सब कुछ समझ में आया हो तो अपना कमेंट जरूर करना। कुछ नया सीखने को मिला हो तो वो भी बताना। आपके 10 में से कितने क्वेश्चन सही हुए वो भी सही बताना। और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है मेरे भाई, तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लो। आपको ऐसी रेगुलर वीडियोस मिलती रहेंगी। आज मैंने ईडीएम की सीरीज़ भी शुरू कर दिया, आई होप आपने देखी होगी, अच्छी लगी होगी तो उस पर भी कमेंट करके बताना। और ये कारवां हमारा यूं ही चलता रहेगा, बस आपके सपोर्ट समर्थन की जरूरत है। मैं यूं ही आपके लिए ये नए नए सेशंस लाता रहूँगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अगले में मिलेंगे। टाटा बाय बाय, जय हिंद।